नमस्ते। कैसे हैं आप? कैसा है आपका बच्चा? होप यू पीपल आर डूइंग वेरी वेरी फाइन। वेलकम टू हेल्दी ऑटिज्म। आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन ऑटिज्म एंड एंजाइटी। दो एंजाइटी इज नॉट एन इंटीग्रल या कोर फीचर ऑफ ऑटिज्म, लेकिन फिर भी रिसर्च करके पता चला है कि 40% ऑफ ऑल यंग पीपल इन स्पेक्ट्रम में सफर फ्रॉम हाई लेवल ऑफ एंजाइटी या फिर एटलीस्ट एनी काइंड ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर उनमें होता है। यंग पीपल मतलब 12 से 24 उम्र के बच्चों का बात हम कर रहे हैं। NASD मतलब स्पेक्ट्रम में जो बच्चे हैं। एंजाइटी से हमारा क्या मतलब है या एंजाइटी डिसऑर्डर से हमारा क्या मतलब है? ये एक मानसिक रोग है जहां पर पेशेंट बहुत ज्यादा घबराहट का शिकार हो जाता है विदाउट एनी रीजन। इसमें होता क्या है? इसमें हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हमारे मसल्स में तनाव महसूस हम करते हैं, पेट के आसपास के इलाके में बहुत ही ज़्यादा मस्क्यूलर तनाव महसूस करते हैं, हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं, हमारा कंसंट्रेशन कम हो जाता है, हमारा स्लीपिंग आवर्स कम हो जाता है, हम सो नहीं सकते हैं, अगर सो भी जाते हैं तो बीच बीच में हमारा नींद टूट जाता है और एक ही बात बार बार कहने का मन करता है, एक ही काम बार बार करने का मन करता है। तो हम रिलेट कर पा रहे हैं हमारे बच्चों के सिचुएशन के साथ। ओके, अब चलिए हम बात करते हैं कि एंजाइटी शुरू कैसे होता है। एंजाइटी दो तरह से शुरू हो सकता है बच्चों में। एक, जो बच्चे मिनिमल वर्बल है, बहुत कम बोलते हैं, तो उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपना डर का बात, घबराहट का बात शेयर नहीं कर पाते हैं। एज अ रिजल्ट उनमें एंजाइटी शुरू हो जाता है विच रिजल्ट्स इन एग्रेसिव बिहेवियर। और दूसरे तरह के बच्चे होते हैं इन स्पेक्ट्रम जो कि बात कर लेते हैं लेकिन अपने इमोशंस से वो लोग परिचित नहीं होते हैं। जब इमोशनल अंदर कुछ चल रहा होता है तो वो उसको एकदम समझ नहीं पाते हैं और वो शेयर भी नहीं कर पाते हैं। एज अ रिजल्ट वो लोग में भी एंजाइटी शुरू होता है एंड एज अ रिजल्ट एग्रेसिव बिहेवियर। इधर वो अपने आप को हर्ट करते हैं या उनके आसपास जो रहते हैं उनको हर्ट करते हैं। अब देखते हैं एंजाइटी कितने तरह का होता है। ओके, एक तरह का एंजाइटी होता है स्पेसिफिक फोबिया, मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज से या किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से या किसी एक पर्टिकुलर आदमी से उनमें एंजाइटी ट्रिगर हो जाता है जो कि एक्चुअल में कोई डेंजर जिनसे हो ही नहीं सकता है। इंटेंस एक डर उनको हो जाता है। एज अ रिजल्ट उनमें बहुत ज्यादा एंजाइटी शुरू हो जाता है और नेचुरली एग्रेसिव बिहेवियर शुरू हो जाता है क्योंकि वो उसको मैनेज, अपने एंजाइटी को मैनेज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज OCD, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर। एक ही काम बार बार करना, एक ही बात बार बार कहना, जिसको कि हम रिपीटेटिव बिहेवियर कहते हैं इन ऑटिज्म। ओके, तो आजकल रिसर्च से ये पता चला है कि वो करते हैं, ये फ्लैपिंग, वो बार बार जो रिपीटेटिव काम वो लोग करते हैं वो करते हैं अपने एंजाइटी के साथ कोप अप करने के लिए, जूझने के लिए वो करते हैं। लेकिन हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा चीज उनका ये रिपीटेटिव बिहेवियर ट्रिगर कर रहा है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में वो जो काम कर रहे हैं रिपीटेटिव काम, कौन सा सिचुएशन वो ट्रिगर कर रहा है, अगर हमको वो पता चलने लग जाए तो हम वो सिचुएशन को अवॉइड करेंगे, उन बातों को अवॉइड करेंगे, उन चीजों को अवॉइड करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट इज सोशल एंजाइटी।
जैसा जैसा बच्चे का एज बढ़ने लगता है, बच्चे पर डिमांड भी बढ़ने लगता है सोसाइटी का। बच्चा कहीं जाता है, लोग उससे पूछते हैं हजारों क्वेश्चंस। क्लासरूम में भी दोस्त बड़े होने लगते हैं, वो लोग भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जो वो सोशलाइज नहीं कर पाते हैं। तो वो धीरे धीरे समझने लगते हैं कि मैं इन सबसे अलग हूं, मेरा क्वालिटी इन सबसे बहुत कम है। एज अ रिजल्ट एंजाइटी शुरू हो जाता है। उस सिचुएशन में जाने से पहले कोई पार्टी हो गया, कोई बाजार हो गया जहाँ पर लोगों का गैदरिंग है, कोई मॉल हो गया, कोई डॉक्टर का क्लिनिक हो गया, कोई स्कूल का क्लासरूम हो गया, तो उनपे एंजाइटी शुरू होने लगता है कि मैं जिन लोगों में जा रहा हूँ तो वो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा मुझसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, दे आर मोर केपेबल देन मी। एज अ रिजल्ट एंजाइटी से एग्रेसिव बिहेवियर, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को आइसोलेट करना ग्रुप से। वो अब जाना नहीं चाहते हैं उन ग्रुप्स में जहां पर उनको एंजाइटी होने लगता है। एज अ रिजल्ट एक तो वैसे ही बच्चा थोड़ा डिफरेंट था, अब जब उसका नेगेटिव बिहेवियर होने लगा उसके दोस्तों के सर्कल में, तो और भी वो लोग भी अब उसको आइसोलेट करने लग गए। इवन बुलिंग भी शुरू हो जाता है क्लासरूम में। तो ये एक है। दूसरा है जो पेरेंट्स का इतना दिनों का जो एक कोशिश था बच्चे को सोशल सेटअप में सेट करने का, वो भी हैम्पर होने लगता है। नेक्स्ट इज सेपरेशन एंजाइटी। जब तक बच्चा छोटा था, बच्चे को एक इंक्लूसिव स्कूल में रखा जाता है या शैडो टीचर दिया जाता है या स्पेशल स्कूल में रखा जाता है, तो वो बच्चा प्रोटेक्टेड होता है, वो सभी के नज़र में होता है। अगर वो कुछ करता भी है तो सब लोग उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। बट जैसे ही बच्चा मिडिल स्कूल में जाता है, वो अकेला पड़ जाता है, तो उस समय उसको एंजाइटी शुरू होता है कि अब मैं क्या करूं। एज अ रिजल्ट एंजाइटी शुरू हो जाने के बाद एग्रेसिव बिहेवियर और सोशल विथड्रॉल, अपने आप को विथड्रॉ कर लेता है। और एक होता है चेंज एंजाइटी, रूटीन में चेंज हो गया, एनवायरनमेंट में चेंज हो गया, तो उसको एंजाइटी अटैक आना शुरू हो जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको हाउ टू कोप अप। देखिए, बहुत पेरेंट्स से मेरी बात होती है जो लोग इसके लिए मेडिसिन देते हैं बच्चों में, तो मैंने आज तक इसके बारे में कोई अच्छी बात नहीं सुनी है, क्योंकि शायद अच्छा एग्जाम्पल भी हो, लेकिन मैंने सुना है इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। बच्चा सोता रहता है, बच्चे का नॉर्मल एक्टिविटी हैम्पर हो जाता है, बच्चा खाता है और सोता है, एज अ रिजल्ट वो वेट गेन कर लेता है, एंड उसके बाद वो जो मेडिसिन की लत लग जाती है उसको छुड़ाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। दूसरा है, तो मेडिसिन में मैं नहीं जाऊंगी। दूसरा है सोशल स्टोरी। अगर बच्चा समझने की हालत में है तो उसको सोशल स्टोरी, हर एक सिचुएशन में जाने से पहले उसका सोशल स्टोरी उसको आप दीजिए। इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। या खुद अगर बैलून से वो डरता है तो आप बैलून लीजिए, उसको फोड़ कर दिखाइए कि उसको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मॉल में जाने से डरता है, मॉल में लेकर जाइए, आप कहिए देखिए मैं यहाँ पर हूँ, मुझको कोई यहाँ पर डेंजरस चीज़ दिख नहीं रही है। तो इस तरह से हम डर भगाने की कोशिश करते हैं। नया कोई सिचुएशन हो गया, सपोज हम घूमने जा रहे हैं, तो आप सोशल स्टोरी उसको वीडियो में दिखाकर, फोटो दिखाकर आप करवा सकते हैं। इस तरह से हम ट्रेन में जाएंगे, इस तरह ट्रेन में सोना पड़ेगा, इस तरह से आप करवा सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो मैंने जिस चीज का देख लिया आज तक वो है हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी। ऐसा माना जाता है कि पाम में हमारे कुछ रिफ्लेक्सोलॉजिकल पॉइंट्स है जो कि डायरेक्टली करस्पॉन्ड करते हैं टू द इंटरनल ऑर्गन्स इन आवर बॉडी।
यहाँ पर बीच का जो पाम का पोर्शन है, पाम का जो पोर्शन है, यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन्स के रिफ्लेक्सोलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं। थंब में हेड और ब्रेन का रिफ्लेक्सोलॉजिकल पॉइंट होता है। इन उंगलियों में ईयर्स मतलब कान और आंख का रिफ्लेक्सोलॉजिकल पॉइंट्स होता है। इसके पाम के उल्टे साइड में, अपोजिट साइड में, यहां पर से नीचे की तरफ थंब के ऊपर, थंब के पास ये ऊपर से नीचे जो एक सेमी सर्कल बनता है, ये स्पाइन के साथ रिलेटेड है। तो आज हम बात करेंगे कौन सा पॉइंट दबाने से हमारे बच्चों में जो कि स्पेक्ट्रम में है उनका एंजाइटी लेवल कम होगा। बताने से पहले इन डिटेल में आपको बता देती हूं, दिस इज नॉट मैजिक। इसको हम करेंगे 1 से 1.5 महीने तक करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों को थोड़ा बहुत रिजल्ट दिखना शुरू होगा। मेरे बच्चे को जब भी एंजाइटी अटैक होता है तो मैं इसी का सहारा लेती हूँ और आज तक मुझको इसका रिजल्ट अच्छा मिला है, विदाउट एनी मेडिकेशन एंड नथिंग। रिफ्लेक्सोलॉजी मैं 3 बार करती हूँ। एक बार सुबह, जब हमारे बच्चे सोकर उठते ही उनको एंजाइटी शुरू हो जाने लगता है, जब उस फेज से वो लोग गुजर रहे होते हैं कि सुबह उठकर उनको लगता है क्या क्या पूछेंगे ये लोग, क्या क्या करवाएंगे, सारा दिन कहाँ कहाँ पर लेकर जाएंगे। तो मैं सुबह उठकर ब्रश कर लेने के बाद एक बार करती हूँ, और शाम को जब बच्चा खेलने जाएगा उससे पहले आप एक बार कर दीजिए, और रात को डिनर से पहले एक बार कर दीजिएगा। 30 बार हम प्रेस करेंगे इसको। एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने हम लोग देखेंगे, मतलब रिजल्ट देखने के लिए हमको एटलीस्ट 2 महीना वेट करना है। हम दोनों हाथों में करेंगे। ओके, अब क्लोजली देखते हैं कौन सा रिफ्लेक्सोलॉजिकल पॉइंट है जो कि एंजाइटी में हमारे बच्चे को हेल्प करेगा। पाम रिफ्लेक्सोलॉजी में एंजाइटी से रिलेटेड जो डॉट हम प्रेस करेंगे उसका नाम है सोलर प्लेक्सस। दोनों पाम में, दोनों हाथों के पाम में मैंने ये निशान लगाया है। अब आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये निशान हम लगवाते हैं। तो पहले राइट हैंड में जो फर्स्ट उंगली, सेकेंड उंगली को हम मोड़कर, ये जो सीधा जो लाइन है जो पाम को ऊपर से नीचे तक काट रहा है, वहां पर हम लगाएंगे। दोनों जगह जब टच करेगा तो वहां पर हम एक पेन से डॉट लगा देंगे। सिमिलरली इस हाथ में भी जो सेकेंड उंगली है उसको इस मिडिल लाइन में लाकर रखेंगे, और जहां पर दोनों टच कर रहा है वहां पर, जहां पर ये उंगली इस लाइन को टच कर रहा है वहां पर हम एक डॉट लगाकर देंगे। ओके, अब जो करना है हमको, थंब से इसको बहुत धीरे धीरे 30 बार दबाना है, लेकिन क्योंकि ये नर्व हिल जाता है इसलिए इसके नीचे भी हम अपने उंगलियों से सपोर्ट रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम नीचे का सपोर्ट रख कर यहाँ पर थंब से पकड़ेंगे और इसको 30 टाइम्स हम प्रेस करेंगे। 1 2, बहुत हल्के तरीके से, क्योंकि एकदम चमड़े के नीचे ही ये पॉइंट रहता है। अच्छा, अब जब तक मैं ये प्रेस कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ कि सोलर प्लेक्सस का काम क्या होता है। सोलर प्लेक्सस क्या है? सोलर प्लेक्सस हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है कि हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है इसके साथ ब्रेन को कनेक्ट करता है थ्रू स्पाइनल नर्व्स। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शरीर को तैयार रखता है किसी भी स्ट्रेस के लिए। तो जैसे ही हमारा बच्चा किसी कारण, एंजाइटी के कारण स्ट्रेस में चला जाता है, तो उस समय क्या करता है, हमारा ये सोलर प्लेक्सस ब्रेन में खबर भेजता है कि बच्चा अब स्ट्रेस में है, अब हमको काम करना है।
ब्रेन इमीडिएटली दो एक काम शुरू कर देता है। कैसा? हार्ट बीट बढ़ा देता है, मसल्स में ज़्यादा ब्लड सप्लाई करता है, स्किन का ब्लड सप्लाई कम कर देता है। तो ये एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का मैकेनिज्म शुरू हो जाता है इस सोलर प्लेक्सस को दबाने से। आप गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी मैनेजमेंट में इफ़ेक्टिव होता है। 30 बार दबाइएगा, बहुत धीरे धीरे, जिस तरह से मैं दबा रही हूँ, और नीचे उंगलियों से भी उस जगह को सपोर्ट में रखिएगा, नहीं तो नर्व हिल जाएगा। आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।